जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 3 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। मेरे प्रिय साथियों, जीवन में आप थकेंगे भी, आपको तकलीफ भी होगी, आप बीमार पड़ेंगे, वो मनुष्य की प्रवृत्ति है। कभी कुछ बेहतर होगा, हमेशा हिस्ट पुष्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो ये अप एंड डाउन्स जो है वो आते रहेंगे। लेकिन हमें अपने संघर्ष, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है, प्रबल रहना है, अडग रहना है। इसलिए अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और डिसिप्लिन रहें और रोज प्लान बनाएं। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण जो है से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, हाँ, पीआर श्रीजेश, जो कि हमारे भारतीय पूर्व गोलकीपर रहे हैं। ठीक है, रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और यामिनी चंदेल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड दोनों बच्चे। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मनाया जाता है। आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 मई। हर 3 मई को, हर साल 3 मई को जो है विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस दिवस को मनाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और वो प्रेस रिपोर्टर्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी ऐसे क्षेत्रों में काम करते करते जहां पर जाना बहुत ही कठिन और बहुत ही संघर्षमयी रहा है, उनको भी इस दिन याद किया जाता है और उनके शहीद होने को नमन किया जाता है। आप जानते हैं कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस में अगर कुछ भी उल्टा सीधा दिखा दिया जाए तो सीधा आधारभूत इकाई मतलब जनता के पास ये खबर जाती है कि बात जो है गलत है या सही है। जैसे कि हाल ही में आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा होगा कि पहलगाम को लेकर जम्मू कश्मीर के नागरिक जो थे वो कुछ और कह रहे हैं, प्रेस कुछ और कह रहा है। और प्रेस मतलब कि आपका न्यूज़ एजेंसियां जो है वो अलग अलग बातें कह रही हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हमारे आसपास एक हिंसक वातावरण बनाता है, हमारे आसपास जो है एक भेदभाव का वातावरण बनाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं, जो मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे भारत देश की जो प्रमुख इकाई है जिसे हम जनता या जो हमारे जनमन के रूप में जानते हैं, उन सभी के बीच में जो है क्या हो जाता है, भेदभाव पैदा हो जाता है, जाति पे आधारित, धर्म पे आधारित और अन्य बातों से संबंधित। तो मेरे प्रिय साथियों, इन सभी जो बातें हैं उनके पीछे ना पड़ें और हमें एक सत्य और सच्ची जो है निष्ठा के साथ हमें इस प्रेस के माध्यम से अच्छी न्यूज़ मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सही कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको सही कंटेंट मिलेंगे। जैसे कि मैं पीआईबी यूज़ करता हूं और बहुत सारे जितने भी मतलब हमारे करंट अफेयर्स बनते हैं वो बेसिकली वहीं के होते हैं, है ना, ऑथेंटिक वेबसाइट के। किसी भी प्रकार से हम जो करंट अफेयर्स यूज़ करते हैं वो उसमें सारे प्रमाणन हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर? चलो, हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत किफ़ायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने हेतु अपने पहले 27 उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो आओ समझ लें। अमेज़न एक बहुव्यापी कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स कंपनी है और ये ई कॉमर्स कंपनी अब लोगों को, आम जनों को जो है सस्ती इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ये पहल करी है और 28 उपग्रह जो है अपना प्रक्षेपित की है। किसके माध्यम से ये जो है आपका प्रक्षेपित की है? तो फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के माध्यम से ये क्या हुआ है? प्रक्षेपित हुआ है।
ये किसका कॉम्पिटिटर बन जाएगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, स्पेस एक्स का बन जाएगा। स्पेस एक्स किसकी है कंपनी? तो एलन मस्क की कंपनी है ना। स्टारलिंक जो है आपकी स्पेस एक्स की, स्टारलिंक ये सेवा देता है स्पेस एक्स, जिसमें 8000 से ज़्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में है और वो सैटेलाइट्स लगभग 50 लाख लोगों से अधिक यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो अब अमेज़ॉन भी इस क्या है रेस में शामिल हो गया है, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या जनगणना में निम्नलिखित में से किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? चलो अब बात करते हैं जो 1931 के आसपास। सबसे पहले मैं ये बता दूं, लास्ट टाइम धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, तो ये हो जाएगा जाति जनगणना। क्या हो जाएगा? कास्ट सेंसस जो है वो 1931 में सबसे पहले हुआ था। इससे पहले 2011 में जो जनगणना हुआ था, सेंसस काउंट हुआ था, जो सेंसस हुआ था, जो 2011 की जनगणना में हमें नहीं प्राप्त हुआ था जातिगत जनगणना। तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जाति गणना को शामिल कर लिया गया है। अब जाति जनगणना होने से हमें आरक्षण में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। ये पता चल पाएगा जो कैटेगरीज हैं एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, और अनरिजर्व में जो आपका ईडब्ल्यूएस आते हैं, ये सभी चीज़ों की जो है गणना होगी और इस गणना के माध्यम से आरक्षण का आवंटन अच्छी तरह से हो पाएगा और बहुत ही अच्छी पहल है। राहुल गांधी जी ये इसी चीज़ के लिए लड़ते रहते थे और अचानक मोदी जी आए और ये फैसला ले लिए। ठीक है, चलो कोविड-19 के बाद, कोविड-19 के कारण जो है, जो 2021 की जनगणना होनी थी उसकी रिपोर्ट 2025 में मिल जाएगी, ऐसा जनगणना विभाग कह रहा है। अब जातिगत जनगणना क्यों, मैंने बता दिया कि योजना आरक्षण नीति के लिए सटीक आंकड़े जो है आपका जुगाड़ेगा। अभी तक के सिर्फ एसटी एससी के आंकड़े हैं हमारे पास, है ना। ओबीसी आरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो 1872 में अंग्रेजों ने कुछ हिस्सों पे जनगणना कराई थी। इस समय थे कौन? लॉर्ड, तो इस समय लॉर्ड थे लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे इस समय। ये मेयो के समय में जनगणना स्टार्ट हुआ था। स्टैटिक पोर्शन में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। मेरे गर्दन थोड़ा सा जो है आज प्रॉब्लम कर रहा है, इससे परेशान मत होइएगा। तो लॉर्ड मेयो जो थे ना प्यारे साथियों, उन्होंने सबसे पहले जनगणना प्रारंभ किया था। लेकिन अगर हम कहें 1881 में लॉर्ड रिपन जो है, इन्होंने पहली समकालिक जनगणना या पहली जो है आपका सटीक जनगणना जो है करवाई थी। ठीक है, उसके बाद 1931 में आखिरी बार पूरी जाति आधारित जनगणना हुई, 2011 में नहीं हुई थी। अब ये हो रही है और ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर बात है। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत डिजिटल पहुंच सेवा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आर्टिकल 21 ये क्या कहता है कि जितने भी लोग हैं भारत में, उनको निजी स्वतंत्रता सुनिश्चित कराना। यदि कोई अन्य व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय के पास जा सकता है। समझ में आई होगी बात। तो यहाँ पर समावेशी डिजिटल व्यवस्था में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। न्यायालय कह रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सेवाओं के समावेशी डिजिटल तंत्र को, मतलब कि राइट टू डिजिटल एक्सेस को, विकलांग व्यक्ति, वंचित समुदाय इसका लाभ उठा सकें, इसलिए यह सुविधा स्टार्ट की गई है। लोगों तक डिजिटल सेवा को पहुंचाने के इस कार्य को भी संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा संवैधानिक घोषित करना इन द सेंस, संवैधानिक घोषित करना अलग होता है, संविधान ने इसे मान्यता दे दी है, संविधान इसकी मान्यता देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने आम चुनाव की शानदार जीत दर्ज की और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी? कौन है भाई, फटाक से बताओ। त्रिनिदाद
टोबैको, ठीक है, टोबैगो है ना, नॉट टोबैको। टोबैको का यूज नहीं करना है जीवन में, नशा नाश का कारण है, याद रखना। नशा नहीं करना प्यारे साथियों, नशा करते दिखे तो पाप पड़ेगा। कमला प्रसाद बिसेसर ने हाल ही में आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करी और तिनंदा और टोबैको की हासिल की। वे एक बार फिर त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बन गई हैं, ठीक है। तो बस यही याद रखें, ज़्यादा कोई एक विशेष नहीं है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी वालों देख लो, सदस्य के रूप में बनाया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुजाता चतुर्वेदी। सुजाता चतुर्वेदी को क्या बना दिया गया है? लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में। काफ़ी ज़्यादा ये उपलब्धि रखती हैं अपने आप में। सचिव खेल विभाग की रह चुकी हैं, अंतरिक्ष सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी है, वित्त सचिव बिहार की रह चुकी है ना। उसके बाद खेल के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 1989 बैच की IAS अधिकारी है और इनको लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया है। 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना हुई है। संस्थापक यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा किया गया था। प्रीति सुदन IAS अध्यक्ष है, इसकी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, ठीक है। फटाफट रिवीजन करते हैं अब। अच्छा नहीं, एक और है। हाल ही में भारत सरकार ने किस खेल में 7 खिलाड़ियों को टॉप्स मतलब कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के कोर ग्रुप में शामिल किया है? तो तीरंदाज लोग हैं, है ना, कंपाउंड तीरंदाज। अब ये क्या होता है आपका? टॉप्स क्या होता है? तो टॉप्स जो है ओलंपिक और पैरालंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पहचान और उन्हें वित्तीय तकनीक सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करता है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे ओलंपिक्स जो है खेलने वाले खिलाड़ी वो क्या करते थे, ओलंपिक खेल के आए, फिर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर जो है मार्क करके उनको वित्तीय सहयोग प्रदान करना, साथ ही साथ उनको तकनीकी सहायता भी देना, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी खेल हैं ओलंपिक्स हैं उसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। तो इसमें खिलाड़ी लोग को देख लो कौन कौन है, जिसमें धीरज बोम्मो देवरा है, अंकिता भगत है, दीपिका कुमार है ना, और ओजस क्या है देवताले है, ज्योति सुरेखा विन्नम है। ऐसे करके खिलाड़ी हैं, इसमें इनको शामिल किया गया है। ज़्यादा ज़रूरी ये था टॉप्स क्या होता है इसे जानना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर? चलो फटाफट रिवीजन करें। 2 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय जीवन बीमा दिवस, निगम निकल गया था, सॉरी। उसके बाद है व्यास नाव बनाया गया है समुद्री जनगणना करने के लिए। समुद्र के क्षेत्र में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं आपका फिशरी मतलब आपका ये मत्स्य पालन के क्षेत्र में। क्लियर? SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड जो है आपका आसान और सुलभ बनाने के लिए डाक व्यवस्था के साथ, भारतीय डाक व्यवस्था के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। मतलब डाकिया डाक लेके भी आएगा और वित्तीय सहयोग भी वित्तीय सहयोग नहीं भाई, मतलब जितने भी बैंक ओरिएंटेड कार्य होते हैं उसको समझाएगा भी, ठीक है। एक काम और आ गया उनके पास, वित्तीय सेवा मिलेगा करके इशार सर बताया बोल दोगे और वो लोग पैसा दो तो गड़बड़ है, ऐसे वित्तीय सेवा नहीं ना, ठीक। 355 प्रति क्विंटल हो गया है क्या? तो गन्ना, शुगर केन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे भारतीय बनेंगे जो कि कहाँ जा रहे हैं? अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ठीक है, राकेश वर्मा के बाद। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में क्या हुआ? तो वेव्स 2025 आयोजित कराया गया था। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे वहाँ। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और इसके प्रमुख बनाया गया किन्हें? तो इन्हें बनाया गया है, मैं क्यों बताऊंगा, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन बनाऊंगा ना, ये आप लोगों के लिए आंसर है, ठीक है। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट हुआ। अब इजाजत चाहूंगा मैं, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।